Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Before we start today's lecture, let's just think which muscle keeps your shoulder blade from sticking out like a wing. और ऐसी रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमारा शोल्डर ब्लेड पॉप आउट हो जाता है जब हम वॉल के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं. One small muscle along your ribs control your entire shoulder blade. Can you guess which one? Yeah, that's the serratus anterior muscle. स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो सेरेटस इंटीरियर मसल है ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द अपर रिब्स और जाकर अटैच होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर. और इसके एंटागनिस्ट मसल्स हैं रोम्बॉइड्स एंड मिड ट्रेपेजियस. और अगेन जब सेरेटस मसल वीक होगा तो शोल्डर्स रिट्रैक्टेड होंगे. मींस के पेशेंट का जो नॉर्मल पोस्चर होगा वो रिट्रैक्टेड शोल्डर्स के साथ होगा एंड सेरेटस मसल विल बी लेंथन्ड. स्टूडेंट्स, जो मसल साइनोजेस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल के साथ वो है अपर मिडल और लोअर ट्रेपेजियस एंड पेक्ट माइनर. As we know, serratus anterior muscle is involved in protraction and upward rotation as well as posterior tilt of scapula. तो जो pect minor है वो protraction करवाता है, lower trap posterior tilt of the scapula में involved है और इसके साथ साथ अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला भी. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेरेटस एंटीरियर और पेक्ट माइनर मसल की तो ये शोल्डर की प्रोट्रैक्शन में तो साइनस डिस्टली रोल प्ले करती है. लेकिन अगर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ स्कैपुला को देखें तो जो पेक्ट माइनर मसल है वो स्कैपुला को एंटीरियर टिल्ट करवाता है जबकि सेरेटस एंटीरियर इज इन्वॉल्व्ड इन पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ स्कैपुला. कॉन्सिक्वेंटली ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिसके रिजल्ट में जो स्कैपुला है वो बिल्कुल अगेंस्ट रिबकेज न्यूट्रलाइज रहता है. अब ये न्यूट्रलाइज जो एक्शन होता है ये तब होगा जब दोनों मसल्स की स्ट्रेंथ इक्वल हो. लेकिन इन केस जब पेक्ट माइनर मसल ज़्यादा स्टिफ हो यानी कि सेरेटस मसल की वीकनेस हो तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो पेक्ट माइनर मसल है उसका फंक्शन ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और एज अ रिजल्ट साइनर्जिस्टिक डोमिनेंस का फिनोमेना हो जाएगा. इसके अलावा अगर सेरेटस मसल और पेक्ट माइनर मसल दोनों ही वीक हो जाएं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो एंटागनिस्ट मसल है मींस के रोम्बॉइड और मिड ट्रेपेजियस उनका फंक्शन इन्हांस हो जाएगा. वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे जिसके रिजल्ट में अपर बैक में पेन हो सकती है पेशेंट को, मिड बैक में नेक पेन हो सकती है और इसके साथ ही पेशेंट के शोल्डर डिप्रेस्ड होंगे. Students, before we move towards the next slide, let me clear anterior tipping और posterior tipping of scapula का क्या मतलब है. Anterior और posterior tipping को हम relate करेंगे superior border of scapula के साथ. जब scapula का superior border forward जाएगा यानी कि anterior तो उसको हम anterior tipping कहते हैं और जब scapula का superior border backward जाएगा posteriorly तो हम उसको posterior tipping कहते हैं. और ये बात तो अंडरस्टूड है कि जब हमारा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला फॉरवर्ड जाएगा तो उसके साथ साथ जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है वो बैकवर्ड जाता है. इसी तरह जब सुपीरियर बॉर्डर बैकवर्ड जाता है तो इन्फीरियर बॉर्डर फॉरवर्ड जाता है. इसलिए इसको हम टिल्टिंग या टिपिंग कहते हैं. और ये टिल्टिंग और टिपिंग ऑफ द स्कैपुला जो है डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं इंटरनल रोटेशन के साथ कि उसमें क्या होता है कि जब स्कैपुला इंटरनली रोटेट करता है तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला बाहर की तरफ पोस्टीरियरली हमें निकला हुआ फील होता है जिसको हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं. तो दैट इज़ अनदर थिंग. विंगिंग ऑफ स्कैपुला में स्कैपुला की रोटेशन होती है इंटरनली बल्कि टिपिंग एंटीरियर फॉरवर्ड नहीं होती. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको फॉल्स विंगिंग का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि हमारे पास जो ट्रू शोल्डर ब्लेड की विंगिंग होती है दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर इन नेचर. वो नर्व की पैथोलॉजी की वजह से होती है. हमें पता है कि सेरेटस इंटीरियर मसल को लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, उस नर्व सप्लाई जब उसका कट ऑफ होगा तो उसके रिजल्ट में विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है एंड दैट इज़ अ ट्रू विंगिंग. जबकि फॉल्स विंगिंग हमारे पास होती है मसल्स की वीकनेस की वजह से. ठीक है, वो मसल्स जो स्कैपुला को स्टेबलाइज कर रहे हैं अगर वो बहुत वीक हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में फॉल्स विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी. एक रीज़न जो यहाँ पर फॉल्स विंगिंग की इन्होंने लिखी है वो है इनलार्ज सबस्कैपुलरिस मसल. उसके अलावा स्कैपुलर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के केस में, स्कैपुलर बर्सा के केस में कोई बर्साइटिस हो गया पेशेंट को, कोई स्प्रैंकल डिफॉर्मिटी हो गई है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो गई है, कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर है, कोई एट्रोफी है, तो इन सब कॉजेज़ की वजह से फॉल्स विंगिंग हो सकती है. अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सेरेटस इंटीरियर मसल जो है वो इन्वॉल्व है अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला में. अब ये जो अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला है ना ये एबडक्शन के साथ भी हो सकती है और फ्लेक्शन के साथ भी हो सकती है. आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जब एबडक्ट करके वो आगे ऊपर लेके जा रही है बाजू तो तब भी स्कैपुला अपवर्ड रोटेट कर रहा है और जब वो फ्लेक्स करके बाजू ऊपर लेके जा रही है तो तब भी स्कैपुला में अपवर्ड रोटेशन हो रही है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्लेक्शन के साथ जो अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला हो रही है उसमें सेरेटस एंटीरियर मसल का रोल है जबकि एबडक्शन के साथ जब अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला हो रही है उसमें हमारे पास ट्रेपेजियस मसल का रोल है.
तो ये बहुत एक क्लियर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है पेशेंट में कि हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कि उसकी जो फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो रही है बाजू की, उसमें उसकी स्कैपुला पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो हम फ़ौरन से गेस कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ना, इसका अपर ट्रेपीजियस मसल में कोई इशू है। और अगर हम उसको उसी पेशेंट को जब हम एब्डक्शन करवाएंगे और उससे हमें प्रोमिनेंट नज़र आएगी स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन, तो हमें ये प्रॉपर जो है ना पता चल जाएगा कि पेशेंट की स्कैपुला में मूवमेंट सेरेटस एंटीरियर मसल करवा रहा है, ट्रेपीजियस मसल नहीं करवा रहा। तो यहाँ पर डायग्नोसिस बनाने में ना हमें सेपरेटली इन मसल्स को देखने के लिए जो है ना ये मार्क्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने बहुत ज़रूरी हैं बीइंग अ क्लिनिशियन। सो स्टूडेंट्स, अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस के बाद अब हम मिडल फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस को देखते हैं। जो मिडल फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस मसल है वो रोल प्ले करती है स्कैपुलर रिट्रैक्शन में, और इसका जो सप्लाई होता है वो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का। तो जब इस नर्व में कोई पैथोलॉजी आएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास मिडल ट्रेपीजियस जो है वो पैरालाइज हो सकता है और स्कैपुलर रिट्रैक्शन अफेक्ट हो सकती है। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पेशेंट परफॉर्म कर रहा है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन लेफ्ट साइड पर, तो कोई भी स्कैपुला में कोई ड्रिफ्ट या मीडियल बॉर्डर कोई भी उसका जो है वो आगे की तरफ टिप नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम राइट साइड पे देखें कि जब रेजिस्टेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म हो रही है तो उसकी वजह से मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला बाहर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि उसकी जो राइट साइड के ट्रेपीजियस मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हैं, जिसकी वजह से स्कैपुला की रिट्रैक्शन में मसला आ रहा है। जब स्कैपुला रिट्रैक्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास जो प्रोट्रैक्शन वाले मसल्स हैं वो डोमिनेंट हो रहे हैं, और रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं जैसे कि इंफ्रास्पाइनेटस टीरेस माइनर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और हमारे पास ट्रेपीजियस मसल के पैरालिसिस की वजह से कोई काउंटर बैलेंस करने वाली फोर्स नहीं है जो कि स्कैपुला को रिट्रैक्ट करे। तो इस वजह से स्कैपुला इंटायरली प्रोट्रैक्टेड है, इंटरनली रोटेटेड है, और उसके साथ ही उसका मीडियल बॉर्डर रेज्ड हुआ हुआ है। इसके अलावा एक असेसमेंट पॉइंट है कि जब भी हम असेसमेंट कर रहे हों तो हमने अगर देखना हो स्कैपुला की सफिशिएंट अपवर्ड रोटेशन हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला देखते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जो उसकी टिप है कि वो रिब केज के हाफ तक है। अगर वो रिब केज के हाफ तक नहीं है तो फिर उसकी इनसफिशिएंट अपवर्ड रोटेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कैपुलर इंक्लाइनोमीटर की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि स्कैपुला ने कितनी अपवर्ड रोटेशन की है। मिनिमम 60 डिग्री होती है, अगर इससे कम है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं कंसिडर होगी। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्लेक्शन का जो एंड फेज होता है, बिल्कुल लास्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन होती है, इसीलिए पेशेंट को फ्लेक्स करना पड़ेगा बाजू को, और उसके बाद हम उसकी फाइनल डिग्री ऑफ फ्लेक्शंस में जाकर स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैपुलर इंक्लाइनोमीटर। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अपने शोल्डर को फ्लेक्स कर रहा है, और ये दो तरह से कर रहा है। एक में वो बहुत फास्टली क्विकली जो है ना दोनों बाजू को एक साथ फ्लेक्शन में लेके जा रहा है, और एक में वो बहुत स्लोली काम तरीके से जो है ना बाजू को फ्लेक्स कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें हमारे पास मसल वीकनेस हमारी मूवमेंट को इनहिबिट नहीं करी होती, बल्कि द वे ऑफ डूइंग मूवमेंट हमारी मूवमेंट को अफेक्ट करता है। जब स्कैपुलर ह्यूमरल मसल्स बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करके हमारी आर्म को फ्लेक्स करते हैं तो उसके रिजल्ट में स्कैपुला के जो स्टेबलाइजर्स हैं वो ओवरशैडो हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई शोल्डर ब्लेड विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द आर्म रादर देन बीइंग स्टेशनरी। इसलिए हमें पेशेंट को इनकरेज करना होगा कि आप बहुत रिलैक्स रखें अपनी आर्म को, मूवमेंट को बहुत स्लोली इनिशिएट। हमें पता है कि लास्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्शंस में स्कैपुला की मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो अगर हम बहुत स्लोली अपनी आर्म को फ्लेक्स करेंगे तो उसके केस में ये नॉर्मल न्यूट्रलाइज फिनोमेना जो है ना परफॉर्म होगा। लेकिन अगर पेशेंट बहुत तेज़ी से कोई हैवी चीज़ अपनी ओवरहेड देकर जाएगा एकदम से, तो आर्म के मसल्स जो स्कैपुलर ह्यूमरल मसल्स है वो बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मास्क हो जाएगा अफेक्ट स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स का, और इवेंचुअली स्कैपुला जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, मूव कर जाएगा, उसका मीडियल बॉर्डर ड्रिफ्ट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ट्रेन योर स्ट्रेटस मसल्स एंड वॉच योर स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।